हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। अब यहाँ से मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और उस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये मेंसुरेशन में भी है। आ रहे हैं पकड़ में? तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों ही पैरेलल होता जाए। बिना ज्योमेट्री के ज्ञान के मेंसुरेशन नहीं आ सकता। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को डायरेक्ट मेंसुरेशन सीखना है, नहीं हो सकता भाई। आपको ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक आप मेंसुरेशन कभी क्लियरली समझ नहीं पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो कि फॉर्मूले होंगे रट के वहाँ पे डेटा फिट करने वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन फिर उससे इतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आपको। तो मेरी सलाह क्या है? मेरी सलाह ये है कि जिस तरह से मैं कन्वे करूँ उस तरह से एक एक लेक्चर सीखते जाइए। मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपका दोनों ही अच्छा करवा दूंगा पैरेलल में, और दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम में मेंसुरेशन है उस एग्जाम में ज्योमेट्री भी है। ठीक है। और मेंसुरेशन हमारे बैंकिंग सेक्टर्स में भी एक दो क्वेश्चन उसके पूछ लेता है। तो जिन बच्चों ऐसा लग रहा है कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम देना है तो ये ट्रायंगल आपको सीखना चाहिए जो मैं कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन। इसके अलावा गेट एग्जाम या फिर कैट एग्जाम या फिर एमबीए एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम हो, कैंपस हो, ई-लिटमस हो, या फिर मान लिया अगर एसएससी हो, सीजीएल हो, व्यापम हो, या फिर रेलवे का एग्जाम हो, सब में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आता पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आप पहली हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, विच इज जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुणधर्म। ठीक है। अब ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब एक बार में पूरा प्रॉपर्टी ही बताने लगूंगा तो आप सुन सुन के बोर हो जाओगे, एकदम पक जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रॉपर्टी समझने से क्या होगा, एक बार प्रॉपर्टी सुनोगे फिर उसका क्वेश्चन देखोगे, प्रॉपर्टी सुनोगे क्वेश्चन देखोगे, तो प्रॉपर्टी पर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी और मजा भी आएगा। ये हम लोग पढ़ाई का वे सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बताऊंगा और उसका एप्लीकेशन भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। दिस इज माय वे, तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेकिंग एनी थ्री ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। बोल रहा है कि हमने 4 लेंथ दी हुई है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 लंबाइयाँ आपको गिवन है और बोल रहा है कि इन 4 लंबाइयों में से कोई भी 3 लंबाई यूज़ करो, जो भी आपका मन करे, चाहे 2, 3, 5 ले लो, चाहे 3, 5, 6 ले लो, जो भी आपको लेना हो ले लो। कोई भी 3 लाइन एक बार में यूज़ करो और बताओ कि इस तरह से आप कितने अलग अलग ट्रायंगल बना सकते हैं, कितने अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया समझ में? आपको 4 अलग अलग लंबाइयां गिवन है, बोल रहा है इनका प्रयोग करके एक बार में 3 लेकर आप कितने अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं। कंफर्टेबल है? तो ये रहा वो क्वेश्चन। तो आप अभी वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, देन आई विल सॉल्व। ओके, चलिए, आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आपने मुझसे पीएनसी प्रॉपर पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना लिए होगे। नहीं पढ़ा होगा तो इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पीएनसी के 30 वीडियो अपलोडेड है, जरा उन्हें जाकर देखिए। जब उन्हें एक बार देख लोगे फिर एक बार इसको देखना, तो क्वेश्चन बन जाएगा आपको। कंफर्टेबल? चलिए एक बार पीएनसी में सुन लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। जिन्होंने पीएनसी नहीं भी पढ़ा हो उस हिसाब से भी बता दूंगा, दोनों बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी एक बार, लेकिन पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेते हैं। इसके बाद विदाउट पीएनसी अप्रोच से भी बताऊंगा। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास 4 लाइन गिवन है और आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है। तो हम लोग ने खुद से सवाल पूछते हैं कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितनी लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए जवाब मिलता है मुझे 1, 2 और 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। कितनी लाइन गिवन है? 1, 2, 3, 4। मुझे 4 लाइन गिवन है, ज़रूरत 3 लाइन की है। तो 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करने के लिए तरीका होता है 4C3। ठीक है, ये पीएनसी में सीख कर आना कि सी क्या होता है। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, और 4C3 कैसे बनता है पीएनसी में मैंने पूरा समझाया हुआ है। कंफर्टेबल? क्रमचय संचय बोलते हैं उसको। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4C3 इज इक्वल टू 4C4 माइनस 3, मतलब 4C1, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन 4 लाइनों में से 3 लाइन 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। अरे यार पकड़ में। अब आप 4 लाइनों में से 3 लाइन 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। तो 4 अलग अलग तरीकों से 3 लाइन सेलेक्ट करोगे तो उसके 4 अलग अलग ट्रायंगल आप बना लोगे। पॉइंट है समझ में? कंफर्टेबल है? तो ये हो गया पीएनसी का तरीका। ओके, अब मान लिया जिन्होंने पीएनसी नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार कन्वे कर देते। आप क्या कर सकते थे अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो? आप डायरेक्टली एक बार सोच सकते थे। कैसे डायरेक्टली सोच सकते हैं एक बार सुन लो। 2, 3 और 5 और 6, गॉट इट। आपको 4 लाइनें गिवन है, आपको पता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 लाइनों की जरूरत पड़ती है। तो बैठकर वो केसेस सोचो कि मैं 4 में से 3 लाइनें कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो केसेस सोचो। तो जैसे आप केसेस सोचोगे तो आपको मिलेगा एक तरीका हो सकता है 2,
3 और 5, मतलब कि एक बारी में 2 सेंटीमीटर वाला, फिर 3 सेंटीमीटर वाला, फिर 5 सेंटीमीटर वाली लाइन सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई मैं 2, 3 और 6 वाली लाइन ले लूँ मैं, है ना। तीसरा तरीका हो सकता है कि मैं 3, 5 और 6 वाली लाइन ले लूँ मैं, है ना। और चौथा तरीका हो सकता है कि मैं 2, 5 और 6 वाली लाइन ले लूँ। तो मैंने 4C3 में 4 सॉल्व करके दिखाया था, ये रहा 4 का एक्सपांशन। तो अगर आपको 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करनी है, क्यों सर? क्योंकि एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइनों की जरूरत पड़ती है। तो आप 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो। 4 अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट करोगे तो फिर 4 अलग अलग ट्रायंगल बना लोगे। आई बात समझ में? तो ये हुआ 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका। तो 4 में से 3 लाइनें 4 तरीकों से आप बहुत आराम से सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन के जवाब में आंसर 4 मार दिया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 4 में से 3 लाइन सेलेक्ट करके बताओ। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ट्रायंगल कितने बनेंगे ये बताओ। तो 4 में से 3 लाइन 4 तरीकों से सेलेक्ट की जा सकती है, ट्रू, लेकिन जरूरी नहीं कि उन चारों सिलेक्शन से आप ट्रायंगल भी बना लो, ये जरूरी नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चलेगा सर कि इसमें कौन सा सिलेक्शन ट्रायंगल बनाकर देता है और कौन सा सिलेक्शन ट्रायंगल नहीं बनाकर देता है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टी। अरे पकड़ में, प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार सुन लीजिए, मैं कन्वे कर रहा हूं, उसे लिख लीजिएगा। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब क्या है कहने का? मान लिया ये वो एक ट्रायंगल है उदाहरण के तौर पर, और इसकी साइड से ABC, ठीक है। तो अगर आपने A+C किया तो वो हमेशा, अगर आपने A+C किया तो हमेशा B से बड़ा दिखना चाहिए, या फिर अगर आपने A+B किया तो वो हमेशा C से बड़ा दिखना चाहिए, या फिर अगर आपने B+C किया तो वो हमेशा A से बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये लिख दिया मैंने। ये प्रॉपर्टी हो गई ट्रायंगल की। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये जब तक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, जब तक ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी तब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल बनने की सबसे बेसिक कंडीशन है। आगे बात पकड़ में, तो आपको ये लाइन को क्या करना है? पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको ये सॉल्व लिखना है, फिर उसमें 4 केसेस बनाकर दिखाने हैं, फिर उसके नीचे प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या लिखना है? सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और फिर ये खुद को बना के बताना है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और फिर ये आपको बना के बताना है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐसे लिख लो आप, जो मैंने अभी आपको बोल के बता दिया। तो आपका ऐसे कॉपी अच्छी तैयार होती जाएगी, पॉइंटर्स और नोट्स आपके अच्छे बनते जाएंगे। तो आपने प्रॉपर्टी लिख ली। अब उसके बाद 4 में से 3 लाइन 4 तरीकों से सेलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल सिर्फ वही बनाएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करवाएगा। तो अब मैंने इन सारे केसेस में क्या करने वाला हूँ? ये कंडीशन चेक करवा के देखने वाला हूँ। जो केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ट्रायंगल बनाएगा, जिसमें सेटिस्फाई नहीं होगी वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। मैं एक बार करके बताता हूँ कैसे, देखो जरा। अगर इसको ट्रायंगल बनाना होगा 2, 3 और 5 को, तो उसको ये वाला जो सिलेक्शन है वो को ये वाला जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करवा के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? 2+3 किया, अगर आपने 2+3 किया, 2+3, तो तीसरा है 5। क्या ये 2+3 5 से बड़ा होता है? क्या भाई 2+3 होता है 5, वो 5 के इक्वल आता है, बड़ा कहाँ आता है? तो इसका मतलब कि इन दोनों का जो सम है वो इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं आया, मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो ये वाला जो केस है, ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ये वाला केस ट्रायंगल नहीं बनाएगा। सीन आया समझ में? फिर से एक बार सीखते हैं। जैसे 2+3 आपने लिया, तो 2+3 को आपने जोड़ा, विच इज 5, तो वो थर्ड वाले से बड़ा आना चाहिए। तो 5 जो है थर्ड वाला, यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास? 6। क्या 5 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं ना भाई, 2+3 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 2+3 6 से बड़ा नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये भी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। आपने 3+5 किया, 3+5 करोगे तो आएगा 8। क्या 8 6 से बड़ा होता है क्या भाई? 3+5 8, वो 6 से बड़ा होता है कि हाँ 3+5 8 6 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल बना सकता है। लेकिन अगर कोई एक फेस सेटिस्फाई कर जाए तो रुकना नहीं है, आपको तीनों फेस चेक करके देखने हैं। तो तीनों फेस कैसे चेक होगा जरा सुन लो। 3+5 8 6 से बड़ा होता है, ठीक था भाई। 3+6 9, क्या वो 5 से बड़ा होता है कि हाँ 9 5 से बड़ा होता है, जम गया। 5+6 11, क्या वो 3 से बड़ा होता है क्या भाई? हाँ 5+6 11 3 से बड़ा होता है। तो मतलब मैं जिस भी तरीके से ऐड करके देख रहा हूं उसमें ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसी वजह से ये वाला केस ट्रायंगल बना सकता है। पॉइंट आया समझ में? एक बार फिर से करके बताता हूं। जैसे आपने किया 2+5 होता है 7, क्या वो थर्ड साइड 6 से बड़ा है क्या? हाँ भाई थर्ड साइड 6 से बड़ा है, इसका मतलब वो ट्रायंगल बना सकता है।
आ रही है पकड़ में। 5 + 6 11, 11 2 से बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा है, इसका ट्रायंगल बना सकता है। 6 + 2 8, 8 जो है 5 से बड़ा है, हाँ भाई वो ट्रायंगल बना सकता है। तो हर तरफ से चेक करना होता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भले ही आप 4 में से जो 3 लाइनें हैं, 4 में से जो 3 लाइनें 4 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन चारों तरीके से ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल सिर्फ इन 2 तरीकों से बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 2। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने ट्रायंगल बना सकते हो? जवाब दूंगा 2 ट्रायंगल बना सकता हूं। हालांकि सिलेक्शन था 4 तरीके से होगा, लेकिन ऊपर के 2 तरीके से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। क्यों सर? क्योंकि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी ना। आइडिया क्लियर? कंफर्टेबल है अपन इसमें? तो ये हो गया एक प्रॉपर्टी, दिस इज द वन प्रॉपर्टी। कंफर्टेबल है अपन? ओके है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी कन्वे कर दी कि क्या प्रॉपर्टी मैंने कन्वे करी, किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कन्वे कर दी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले कन्वे करी थी, वो यहाँ पे समझा देता हूँ, इसे कॉपी कर लीजिए फटाक से। हो गया कॉपी? शाबाश। एक प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले कन्वे करी थी, सुन लीजिए वो क्या प्रॉपर्टी थी। देखो प्रॉपर्टी ये थी कि, प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी इज एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं ना, ये आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बना के लिखना है। मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले में भी सुन लीजिए। मान लिया कि भाई ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया X। कंफर्टेबल अपन? तो क्या होगा जरा इसमें सुन लो। प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल है X, बाह्यतम कोण है X, ठीक है, और ये ABC है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, एक्सटर्नल एंगल विच इज X, वो दूरस्थ स्थित इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, इत्मीनान से लिख लीजिएगा। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द फारेस्ट इंटरनल एंगल, ऐसे आपको लिखना है। किसी भी त्रिभुज में बाह्यतम कोण दूर स्थित आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। पॉइंट आ गया समझ में? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, x इज इक्वल टू a + b। कंफर्टेबल है पर? कंफर्टेबल है? पॉइंट आ गया समझ में? तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू a + b। गॉट इट? और अगर मान लिया एक्सटर्नल एंगल में ये वाला लेता, ये वाला y इज इक्वल टू, तो पता है मैं क्या लिखता? एक्सटर्नल एंगल अभी y भी है, बाह्यतम कोण है ना, तो मैं लिखता y इज इक्वल टू a + c। ये ऐसे ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके तो मैंने इस वाले वीडियो में आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। आपको जनरल प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टीज बताई थी, उसी के आगे हम लोग चल रहे हैं। एक और हेडिंग आपको अभी अपनी कॉपी में डालनी है, वो हेडिंग होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाने वाला हूँ। अब देखो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में फॉर श्योर आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। हर एग्जाम में पक्का आएगा ट्रायंगल का एरिया निकालना, आप उससे नहीं बच सकते। पॉइंट आ गया समझ में? तो जरा इत्मीनान से सुन लीजिए। किसी भी एग्जाम में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर श्योर क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे। बैंकिंग तक में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको देखना कुछ कुछ सेक्शंस में एरिया वगैरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, और बाकी इसके अलावा सारे एग्जाम्स में जिसमें ज्योमेट्री है उसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पक्का आता है। तो जरा इत्मीनान से सीखिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1। नंबर 1 कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का दुनिया में एक ही फॉर्मूला नहीं है, कई सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक करके मुझसे सारे फॉर्मूले सीख लेने कि किस किस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। तो मैंने ये केस 1 लिखा हुआ है। केस 1 सुन लीजिए। केस 1 क्या है? व्हेन ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन, जब किसी त्रिभुज की सारी भुजाएं दी गई हो। तो ये रहा वो ट्रायंगल, ठीक है, और ये रहा ABC। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ABC, जिसकी साइड्स मैंने कंसिडर कर ली A, B और C। पॉइंट आ गया समझ में? यहाँ तक ठीक है अपन? चलिए अब ट्रायंगल में आपको साइड्स गिवन हो अगर A, B और C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो आप हेरोन्स फॉर्मूला होता है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या है एक बार सुन लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू S, S - A, S - B, S - C। इतनी बात समझ में आ गई? तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जब उसकी तीनों साइड्स गिवन हो, तो हम लोग अप्लाई करते हैं S, S - A, S - B, S - C और उस पर छतरी। कंफर्टेबल अपन? वेयर S इज इक्वल टू, जहाँ S क्या है सर? S है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, जिसकी वैल्यू होती है A + B + C/2। अभी आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। ये याद होगा तो मैं आपको उन क्वेश्चंस पे सिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखो इसे आप कॉपी कर लीजिए अभी तुरंत और उसे याद कीजिए। अब एक बार इन क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7, 8 एंड 9 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हूँ सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाने के लिए। तो एक बार सुन लीजिए क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसकी साइड 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में दरअसल पता है उसने क्या किया, उसने ए की वैल्यू आपको गिवन कर दी 7,
बी की वैल्यू उसने आपको गिवन कर दी 8 और सी की वैल्यू आपको गिवन कर दी 9 उस क्वेश्चन में, और बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अगर आपको साइड्स पता हो और एरिया पूछे तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है एक बार देख लीजिए। एस इज इक्वल टू होता है सेमी पैरामीटर, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब एस इज इक्वल टू आप लिखोगे 7 प्लस 8 प्लस 9 बाई 2, इतना वाला पॉइंट ओके हो गया। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपने एक इसको दे दिया तो हो जाएगा 8, 8 से 24 तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर मतलब कि अर्ध परिमाप की वैल्यू आ रही है 12। आइडिया एक्सेप्टेड। चलिए अब एरिया आपको निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 12 माइनस 7, 12 माइनस 8, 12 माइनस 9 पर छतरी। क्या किया सर आप, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे आप इसको आगे सॉल्व करने जाओगे तो कैसा दिखाई देगा, 12, 12 माइनस 7 इज 5, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 9 इज 3, और इस पर हो जाएगी छतरी, ठीक है। कंफर्टेबल है पर। अब इसको थोड़ा सा आपको अगर सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा विच इज 4 से 12, 12 12 बाहर आ जाएगा और आपके पास हो जाएगा √5। तो ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर 12 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मैं बस चाहता था एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा सकूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। अगर आपने वो पहला नंबर वाला क्वेश्चन समझा है मुझसे, वीडियो पॉज कीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बनाकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, अभी तुरंत कीजिए भाई फटाक से। ये कॉपी हो गया, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जरा सॉल्यूशन जो आंसर है कमेंट सेक्शन में डालिए भाई फटाक से। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4। तो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड्स का रेशियो आपको पता है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c आपको गिवन है 2:3:4। तो जैसे आप इसको ब्रेक करते हो तो ये हो जाता है 2x, 3x और ये हो जाता है 4x। इसका मतलब कि a की वैल्यू हो जाएगी 2x, b की वैल्यू हो जाएगी 3x और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x। जब भी रेशियो में डेटा गिवन होता है तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं विच इज x और उसको ब्रेक कर देते हैं, और जैसे यह वेरिएबल लेकर उसे ब्रेक करते हो तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। अब आप जैसे इसको इसके आगे सॉल्व कर दो कैसा बनेगा, देखो आपको पेरीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, आपको पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है भाई 18। अगर पेरीमीटर 18 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 18/2 मतलब कि 9। इतनी बात समझ गए आप, यहाँ तक कंफर्टेबल हैं। चलिए आगे सुनते हैं अब सेमी पेरीमीटर हो गया 9 मतलब जो कि S है एक्चुअली, ठीक है। सेमी पेरीमीटर 9 आ रहा है मतलब जो कि S है, ठीक है। अब आपको अगर S का फंडा अगर आपको पता होगा तो वो है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 9। ये रहा कंफर्टेबल। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2x, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3x और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ठीक है। जैसे सॉल्व करूंगा तो 4 3 7 और 2 हो जाएगा 9, दोनों से 9 9 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आने से मैं a की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 2 × 2 विच इज 4, b की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 3 × 2 विच इज 6 और c की वैल्यू डिफाइन कर पाऊंगा 4 × 2 विच इज 8। यहाँ तक ओके है। तो अब आपके पास सब कुछ आ गया, अब आप अप्लाई कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं इसमें, तो हो जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके कंफर्टेबल। तो जैसे आप इसमें सॉल्व कर दो कैसे दिखाई देगा 9 9 - 4 5 9 - 6 3 9 - 8 1। ओके तो इसका जैसे आप छतरी लोगे तो आपके पास बनेगा 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। देख लीजिए इत्मीनान से कहीं भी कष्ट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना, आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। ओके शाबाश। अब सुनते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है जरा ख्याल कीजिएगा। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 4 and 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल इज। एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जिसके साइड्स 3 4 और 5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है, ठीक है। आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। जो ये वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलकर बनाया गया है,
तो क्या किया गया है, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया वाला ट्रायंगल बनाया गया है और बोल रहा है कि उस नए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा जब वो बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स 3, 4 और 5 सेंटीमीटर थे। कंफर्टेबल है अपन, ठीक है। बड़ा वाला ट्रायंगल के साइड्स हैं 3, 4, 5, बड़े वाले ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर एक और ट्रायंगल बनाया गया। बोल रहा है उस नए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आ गया क्वेश्चन समझ में, कंफर्टेबल है अपन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस वाले वीडियो के लिए आपका होमवर्क होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको ये दोनों क्वेश्चन अगर आप समझें तो इत्मीनान से इस वाले क्वेश्चन पर पेन चलाना है। एफर्ट लगेगा, यूं ही नहीं बनेगा, सोचना पड़ेगा। सोचो इत्मीनान से, समय दो उस पे, और फिर आंसर डालो कमेंट सेक्शन पे। मैंने इसके पहले लेक्चर में ट्रायंगल का एक केस बताया था। उस केस में मैंने आपको ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला, जिससे हम लोग एरिया निकालते हैं उसका, वो हमने सीखा था पिछले वाले वीडियो पर। तो उस पर मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया हुआ था, वो होमवर्क का सॉल्यूशन भी इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ में एक नया केस और लूँगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप एक नया केस सुन लीजिए। सुन लेते हैं। केस क्या है, केस है व्हेन एल्टीट्यूड एंड बेस इज गिवन। आपको लिखना है केस नंबर 2। इसके पहले वीडियो को अगर आपने सुना होगा तो आपने केस नंबर 1 लिख लिया होगा, और अभी आपको लिखना है केस नंबर 2, ठीक है। मतलब कि जब आपको आधार, दिस इज बेस इज आधार एंड एल्टीट्यूड इज लंब बोलते हैं इसको, तो जब आधार और लंब दिया हुआ हो, या फिर व्हेन एल्टीट्यूड एंड बेस इज गिवन, ठीक है। तो ये हो गया बेस और ये हो गया एल्टीट्यूड। यहाँ पर ये बनती है 90 डिग्री, मतलब एकदम परपेंडिकुलर रहता है ये, ठीक है। तो अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड गिवन हो तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दूसरा फंडा हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने का। एक बार मैं इसको अप्लाई करके बताता हूँ, इधर देख लो। क्वेश्चन में गिवन था द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 3:4:5। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 आपको गिवन है। आपसे बोल रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 स्क्वायर यूनिट हो तो आपको सबसे छोटी वाली भुजा बतानी है। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। अब आप क्वेश्चन समझ गए। अब एक बार मैं आपको इसको सॉल्व करना बताता हूँ। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पिछले हीरोन्स फार्मूला से भी बन सकता है। मैं उसको हीरोन्स फार्मूला से बनाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जरा बात को समझिए, हीरोन्स फार्मूला और ये जो भी बताने वाला हूँ फार्मूला, इन दोनों में फ़र्क दरअसल ये है कि इससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मेरी सलाह क्या है, अगर मान लिया आपको कभी ये लगाने के लिए मिले तो इसको लगाना सीख लेना चाहिए, इसको ही पहले अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबले इसमें समय कम लगता है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो वैसे ही बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे भी बनते हैं। तो जो क्वेश्चन इस फंडे से बने, प्रेफरेंस देना कि इसी वाले फंडे से आप बनाओ, ठीक है। कैसे, मैं एक बार समझा देता हूँ, सुन लो। मेरे को ना साइड्स का रेशियो पता है 3:4:5, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, A:B:C इज इक्वल टू 3:4:5, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो जैसे ये ब्रेक होगा, तो आएगा 3x 4x और आएगा 5x। तो जैसे ही आप x का टर्म्स देते हो, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था कि रेशियो को ब्रेक करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल देना पड़ता है। लेट्स से दैट वेरिएबल इज x। तो ये हो गई अब a की वैल्यू, ये हो गई अब b की वैल्यू, और ये हो गई अब c की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो a b c की वैल्यू आपको पता चल गई है। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप चाहो तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस एंगल से सुनो जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। देखो 3x 4x और 5x आपको जो है साइड की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। अब पॉइंट को दरअसल समझो, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो ये जो 3x है और ये जो 4x है और ये जो 5x है, ये जो तीनों ही है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ। जैसे मान लिया अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और ये है उसका परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, ये है उसका बेस मतलब कि आधार, और ये है इसका हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आप बात करो तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है, या फिर अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा हो तो पक्का वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप अगर गौर करोगे ना, तो ये 3x 4x और 5x में 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि 3x 4x 5x साइड्स में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मैं समझ गया
कि जो ट्रायंगल जो गिवन है ना, जो ट्रायंगल जो गिवन है वो कोई आम ट्रायंगल नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आगे पकड़ में। और अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो कंसेप्ट क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस बनती है। 3, 4, 5 में सबसे बड़ा क्या होगा 5, तो इसलिए वो बनेगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जो बच गया उसमें किसी को भी अपने हिसाब से आप परपेंडिकुलर दे दो, किसी को भी अपने हिसाब से आप बेस दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस इतना समझो कि सबसे बड़ा वाला आपको हाइपोटेनियस ही देना होता है। ठीक है, तो बट माय पॉइंट इज, मैं फिर से एक बार कन्वे करता हूँ बात को, एक बार समझ लीजिए। बात दरअसल ये थी क्योंकि इसकी साइड्स 3, 4 और 5 थी, सो सच दैट मैं चाहूँ तो हीरोन्स फॉर्मूले से बना सकता था, लेकिन क्योंकि 3, 4 और 5 में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, इसीलिए मैं समझ गया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है तो वो कोई आम ट्रायंगल नहीं है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होगी, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ा होगा 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। आगे बस समझ में कंफर्टेबल यहाँ तक। और जो बच गया उसमें किसी को भी परपेंडिकुलर दे दो, किसी को बेस दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जो ट्रायंगल है ना जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक्चुअली ये वाला ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का ये ABC इसका नाम दे देता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आप लेने चाहोगे, ठीक है, तो आपको बेस दिखाई दे रहा है विच इज 4x और हाइट दिखाई दे रही है विच इज 3x। दिस इज बेस, दिस इज हाइट, तो एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आगे बात पकड़ में, ज्यादा कंफर्टेबल है बात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो क्वेश्चन में गिवन था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 72, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 2 6 एक्स स्क्वायर, और इसको आप कैंसिल करोगे इससे तो ये 1 टाइम में जाएगा और ये जाएगा 2 टाइम में, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 2√3, लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा था उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट साइड क्या होगी, सबसे छोटी साइड। 3x, 4x और 5x में सबसे छोटा क्या लग रहा है आपको, मेरे को लग रहा है सबसे छोटा 3x, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो a इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2√3, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 6√3। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे पॉइंट समझ में, ठीक है, क्वेश्चन 1 आपको क्लियर हो गया, पता चल गया किस तरीके से डील करना होता है, आइडिया एक्सेप्टेड। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ना इस वाली बात को खुद से समझना है, वो एग्जाम में नहीं बोल के बताता है, वो जानबूझ कर ना ऐसे नंबर लेगा जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो अगर आपको इस वाले कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फटाक से उसमें उसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके सॉल्व कर लोगे। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप सॉल्व करते रह जाओगे, दूसरा टिक करके आगे निकल जाएगा। तो आपको खुद से इस वाली बात का ध्यान देना है। वो जानबूझकर ऐसा करता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना तो जानबूझकर वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों लेता है सर वो, ताकि जिसने पढ़ा है वो ये फंडा लगा के जल्दी से आगे निकल जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो हीरोज फॉर्मूला लगा के अपना समय बर्बाद करता रहेगा, वो ऐसा करता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं उसने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं दे दिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं सर, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। ये रहा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। कंफर्टेबल है पर एकदम पूरे क्वेश्चन का आइडिया मिल गया। अब ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये आपको अप्लाई करना चाहिए था क्वेश्चन नंबर जो कौन सा नंबर था 3 था, पिछले वाले वीडियो का होमवर्क। इसे एक बार रफ कर देता हूँ, कॉपी हो गया ये पूरा का पूरा, शाबाश। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैंने जो अभी सॉल्व किया था बोर्ड पर वो क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी जो करने वाला हूँ वो पिछले वाले वीडियो का होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वाले वीडियो का होमवर्क था। अब देखो ऐसा वाली बात नहीं है कि भाई अभी अब सर आपने फंडा ये बताया और क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में दे दिया था, नहीं, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया उतनी ही लर्निंग से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। तो क्वेश्चन तो आपको इन एनी हाउ सॉल्व करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी कर सकते हो। पॉइंट आ रहा है समझ में, क्वेश्चन आपको इन एनी हाउ सॉल्व ही करना था। वो हीरोन्स फार्मूला से भी सॉल्व होता, और आई वांट कि आप एक बार हीरोन्स फार्मूला अच्छे से लगा कर देखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया था। तो क्वेश्चन तो आपको करना ही था हीरोन्स फार्मूला से, क्योंकि हो सकता था, लेकिन मैं अभी सिखाना चाहता हूँ कि देखो आप कितनी जल्दी उसको कर सकते थे इस वाले फंडे से। तो आपको ये फंडे की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने उसको होल्ड में बस रखा हुआ था। चलो एक बार सुनते हैं। और इंपॉर्टेंस सर तभी फील होगी जब आपने खुद से एक बार उस पर हीरोन्स फार्मूला अप्लाई किया होगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना, देख पाओगे हीरोन्स फार्मूला में देखोगे कितना लंबा टाइम लगा और अभी जो बताने वाला देखोगे कितना फटाक से हो जाएगा। तो वो सिर्फ उस वजह से हो पाएगा जब आप मेरे साथ पेन चलाओगे। ऐसे ही बैठ कर या फिर लेट कर वीडियो सुनने से मैथ्स नहीं आएगा आपको। चलिए सुनते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या था, मैं पिछले वाले वीडियो में फॉर्मल लैंग्वेज आप देख कर आइएगा पिछले वीडियो से, मैं एक बार जनरल बता देता हूँ, सुन लीजिए। उसने कहा था कि एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और उसकी साइड्स आपको गिवन थी 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। और वो बोल रहा था कि इस वाले ट्रायंगल को कि जो मिड पॉइंट है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक और नया ट्रायंगल बना लिया अपन, वैसे बोल रहा था, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा, सब कुछ मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। तो उसने क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड से 3, 4, 5 और उसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बना लिया जो कि ये रेड कलर का है, और बोल रहा है कि जो रेड कलर का जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होगा। कल क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपने हेरोन्स फार्मूला से बिल्कुल सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन आप बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि साइड्स 3, 4 और 5 गिवन है, तो इसलिए 3, 4, 5 पिछले क्वेश्चन में करके बताया पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और क्योंकि 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, कोई आम ट्रायंगल नहीं होगा, ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सर आपको कैसे पता चला ये राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है? क्योंकि जो साइड्स में वो गिवन थी 3, 4, 5 वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती, सिर्फ इसलिए मेरे को पता चला। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही सेटिस्फाई होता है, तो वो ट्रायंगल ऐसा है। और पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रायंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बनती है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस बनती है, 3, 4, 5 में सबसे बड़ा कौन होगा? 5, तो वो बनेगा कर्ण। आगे बात पकड़ में, और जो भी एक ले लो परपेंडिकुलर मतलब लंब, और जो भी एक ले लो आधार मतलब कि बेस, वो आपकी मर्जी रहती है। तो वो ट्रायंगल एक्चुअली ये ट्रायंगल था। तो अगर आप वो आर्म ट्रायंगल सोचने के बजाय, जो मैंने इसके पहले बनाया था, वो आर्म ट्रायंगल सोचने के बजाय अगर आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल सोचते तब क्या होता, देख लो जरा इत्मीनान से। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट, और इसको मिला दिए इस तरीके से। तो क्वेश्चन तो पूरा वही है, बस मैंने देख लिया क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ट्रायंगल आर्म ट्रायंगल नहीं और राइट एंगल ट्रायंगल है, बस मैंने ये देख लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में नेमिंग कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। चलो अब सुनते हैं। अगर आपको जानना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब वो बड़ा वाला ब्लैक कलर वाला, ठीक है, ए बी सी, अगर आपको ये जानना है तो उसके लिए फंडा लगाते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब मैं ये हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्यों लगा पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें ये रहा बेस और ये रही हाइट। आर्म ट्रायंगल सोचता तो उस वक्त मैं बेस और हाइट डिफाइन नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर मेरे को हेरोन्स फार्मूला से ही जाना पड़ता, जो कि समय लगता। तो होता 3 × 4, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6। इतना पॉइंट समझ में आ गया? तो जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना ABC, उसका जो एरिया है वो है 6 यूनिट स्क्वायर, गॉट इट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछा था, क्वेश्चन में आपसे छोटा वाला जो कि रेड कलर का है DEF, उसका एरिया उसने पूछा था, ठीक है। तो अब जरा एक कंसेप्ट सुन लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं है, किसी भी ट्रायंगल में, पॉइंट है समझ में? इसके पहले जो ट्रायंगल बनाया था उस शेप में भी, ये जो ट्रायंगल बनाया उस शेप में भी, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने मिड पॉइंट को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाया तो जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल होता है ना, वो 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट करूँ, दोबारा से सुन लीजिएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर कोई नया ट्रायंगल बनाया जाए तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है वो 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको 4 इक्वल ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ पर हैं, आप वो देख लीजिए। देखो जरा, ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला, और ये रहा बीच में चौथा वाला। दिखाई दे रहा है आपको 4 इक्वल ट्रायंगल्स कंफर्टेबल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपने मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई ट्रायंगल बनाया तो बड़ा वाला ट्रायंगल 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये रहे वो 4 इक्वल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्योंकि 4 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि चारों को बराबर बराबर मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको बात बता रखी है, 100 रुपए है, 4 लोगों में बांटना है, एक को कितना मिलेगा 100/4, 25। 100 रुपए है, 5 लोगों में बांटना है, एक को कितना मिलेगा 100/5, 20। पॉइंट आ रहा समझ में? तो एक को कितना मिलेगा, चारों को बराबर देना है, एक को कितना मिलेगा ये जानने के लिए जो टोटल एरिया होगा ना, टोटल एरिया भी निकाला हूं कितना 6, उसमें डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 4, ठीक है। तो जैसे इसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा 1.5 यूनिट स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगर आपने ईमानदारी से हेरोन्स फार्मूला से बनाया होगा तो उससे भी आंसर 1.5 ही आया होगा, लेकिन आप देखो इससे कितनी जल्दी आ गया।
तो हेरोन्स फार्मूला से मैंने आपको होमवर्क से दिया था, मैं चाहता था आप खुद से करके देखो। 2 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करके बताया था आपको, 1 क्वेश्चन आपको दिया था। तो आप देखो इससे अगर आपने सोचा तो कितना फास्ट कर लिया। और एग्जाम में ऐसा ही करता है, जानबूझकर पाइथागोरन इंटरप्रेट दे देगा। आगे बात समझ में, यहाँ कंफर्टेबल है इसमें अपन, कोई कष्ट है किसी बच्चे को? ठीक है, चलिए ये हो गया पिछले वाले वीडियो का होमवर्क वाला सॉल्यूशन। ठीक है, डन। चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं बता चुका, अब लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको अभी सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन 5 एक बार सुन लेते हैं कि क्वेश्चन 5 क्या कह रहा था, एक घड़ी इसका ख्याल करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है ये एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये रहा वो ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में आपको लेंथ ऑफ बी डी बताना है, ये रहा बी, ये रहा डी, मतलब ये वाली लेंथ बतानी है आपको, ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको एक बार सॉल्व करना सिखा रहे हैं, एक बार इतना से सीख लीजिए भाई किस तरह से डील किया जाता है। देखो अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल में, अगर मेरे को इस वाले ट्रायंगल में, इसे मिटा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, ये तो आप लिख ही चुके होंगे। अगर मुझे इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है, एरिया निकालना होगा तब मैं कैसे लिखूंगा जरा एक बार देख लो। मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं ना अपन, पॉइंटर सुन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ये ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो गया, तो इसको ऐसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स में, और 5 6 जो हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30 यूनिट स्क्वायर। इतने लिए समझ में आ गई, यहाँ तक ओके अपन। तो मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता चल गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मुझे पता चल गया, मुझे लेंथ ऑफ BD निकालनी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, ये जो ट्रायंगल जो गिवन है ना मेरे को, ये अभी इस तरीके से मेरे को वो दिखा रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को एक हाथ इधर से डालता हूँ, एक हाथ इधर डालता हूँ, ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा अलग एंगल से देखा, ऐसे घुमा कर देखा। तो जैसे ही मैं घुमाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा पहले आप ये देख लो। जैसे घुमाऊंगा तो जो B नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, A आ जाएगा इस तरफ और C आ जाएगा इस तरफ, ठीक है, और D यहाँ पर बना रहेगा ऐसा। और AB की लेंथ आपके पास होगी 12 एंड BC की लेंथ आपके पास होगी 5 और ये होगी 13। इतना आगे समझ में। तो ये वही ट्रायंगल है, ये और ये दोनों ट्रायंगल एकदम सेम है, बस मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे फंसा और ऐसे घुमा दिया, ठीक है, ऐसे इसको सीधा कर दिया। ऐसे सीधा करने से क्या हुआ, मुझे ऐसा दिखाई देने लग गया। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया। देखो जरा, अब यार ये बात मानते हो, अगर मेरे को इसका एरिया जानना होगा, इसका एरिया जानना होगा, इसका, तो इसका एरिया जानने के लिए ये बेस होगा, अब की बार AC, हाफ ऑफ AC बेस होने वाला है, तो बेस की वैल्यू कितनी होगी 13, गॉट इट, और ये होगी हाइट, दिस इज H, ये हो जाएगा H, मतलब कि BD। पॉइंट है समझ में। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इस वाले शेप में अगर आप देखोगे ना, तो ये बेस दिखाई देगा और ये हाइट दिखाई देगी। यहाँ पर ये बेस था और ये हाइट थी, सीना है समझ में। अब जरा बात को समझो, इस तरीके से देखने से एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है हाफ ऑफ 13 इंटू BD। चाहे आप इस तरीके से देखो, चाहे आप उस तरीके से देखो, ट्रायंगल तो वही ABC ही है ना, ये भी ट्रायंगल ABC है, ये भी ट्रायंगल ABC है। चाहे घर को आप सामने से देखो चाहे पीछे से देखो, घर तो आपका ही है ना, कि बदल जाएगा घर। तो चाहे मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं, चाहे मैं ट्रायंगल को ऐसे देखूं, ट्रायंगल तो ABC है ना। तो बट माय पॉइंट इज, ऐसे देखने से एरिया ये निकल रहा है, ऐसे देखने से एरिया ये निकल रहा है, लेकिन एरिया तो ट्रायंगल ABC का ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ना, सीना है समझ में। तो हो जाएगा हाफ ऑफ 13 इंटू BD। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो BD इज इक्वल टू आ जाएगा 60/13 यूनिट स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ सुनते चाहिए, ओके। चलिए चलो सुनते हैं केस 3 क्या कहता है, एक बार ख्याल करते हैं। उसमें लिखा हुआ है व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। तो ऐसे केस मिलता है आपको, जैसे सबसे पहले वाला केस था कि ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन,
दूसरा वाला केस था कि भाई व्हेन बेस एंड एल्टीट्यूड इज गिवन। अब तीसरा वाला केस ये है कि टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, मतलब कि दो भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया गया हो, तब हम लोग ये वाला केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, दो भुजाएं और उसके बीच का कोण कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल सोच लिया, ये मैंने एक ट्रायंगल सोचा हुआ है जिसमें मेरे को साइड्स की लेंथ पता है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, साइड्स की लेंथ है। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स हैं। तो हो सकता है कोई भी आपको एंगल गिवन हो और उसके आजू बाजू की दोनों साइड्स गिवन हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सोच रहे हैं बस ऐसा अपन कि सोचो आपको एंगल ए गिवन होगा और आपको उसके आजू बाजू की साइड मतलब बी और सी पता होगी, तब एरिया कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का? तो उसके लिए फंडा होगा हाफ ऑफ बी सी साइन ए। तो देखो ज़रा, ये है एंगल ए और ये रही वो दोनों साइड्स बी सी। ठीक है, तो साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम पता चला। वैसे अगर मान लिया आपको एंगल बी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा, अगर आपको एंगल बी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? एंगल बी के आजू बाजू वाली साइड लेनी होती है। तो एंगल बी के आजू वाली साइड कौन सी है भाई? हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, तो वो दोनों साइड्स और एंगल का साइन उसमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये फंडा है, आपको याद रखना है। जैसे मान लिया अगर आपको एंगल सी के कंटेक्स्ट में निकालना होगा, ये रहा एंगल सी के कंटेक्स्ट में, तो ए बी ऐसा हो जाएगा। पता चला? यहाँ तक कंफर्टेबल है पर? ठीक है, तो ये हो गया केस 3 में एरिया निकालने का फंडा, ये आपको याद होना चाहिए। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको अच्छी एक्सेप्टेंस बनेगी कि क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। चलो सुनते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि आपको गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ये डी और ई एक साइड है, एक लाइन है। अब वो ऐसा बोल रहा है कि ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू 4:3। ये रहा ए डी, ये रहा डी बी, ये 4:3 है। ठीक है भाई, बी ई रेशियो ई सी, बी ई सी ये 6:7, ये 6:7 है। अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन आ गया समझ में? पता चला? चलो एक बार मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। तो मैंने आपको इसके पहले ये बता रखा है कि जब भी रेशियो ब्रेक होता है तो हमेशा एक वेरिएबल देना पड़ता है x। तो ये जैसे ही ब्रेक होगा तो बनेगा 4x और ये बन जाएगा 3x। तो AD की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3x। ठीक है, अब एक और रेशियो आपके पास, तो इस वाली बात को समझो। जब किसी क्वेश्चन में एक बार रेशियो ब्रेक करने पर आपने वेरिएबल x ले लिया तो उसी क्वेश्चन में दोबारा रेशियो ब्रेक करने पर वही वेरिएबल x दोबारा से यूज नहीं होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने x वेरिएबल ले लिया तो अब आप x वेरिएबल ले सकते हैं। अब आप दूसरा वेरिएबल लो, लेट्स से आप y ले लो। जैसे अगर आप y ले लोगे तो कैसे दिखेगा? 6y 7y ऐसा दिखेगा ये, समझ गए? तो BE की वैल्यू हो जाएगी 6y और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7y। ये पता चल गया आपको? ठीक है, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकाल कर आते हैं। ये वाला ट्रायंगल है ना, ये जो मैंने आपके लिए ब्लू किया। ठीक है, तो BDE में आपको ये 4x पता है और ये 6y पता है। इतने ट्रायंगल में आपको 4x और 6y पता है, तो मैं ये एंगल B कंसिडर कर लेता हूँ। मैं सोच लेता हूँ चलो यहाँ पर कोई एंगल B होता होगा, तो फिर कैसा लिखूंगा? अगर लिखूंगा एरिया इस वाले फंडे के हिसाब से तो हाफ ऑफ दोनों साइड्स 4x 6y साइन B ऐसे। अरे पकड़ में, फिर वैसे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ ऑफ, अब ABC ये पूरा लूंगा ना, ये पूरा ABC में पॉइंट है समझ में, और मैं जानबूझकर एंगल B के प्रोस्पेक्ट में ही ले रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि मेरे को ये दोनों साइड्स की वैल्यू पता है, सिर्फ इसलिए। तो ये साइड्स हो जाएगी अभी 7x, 4 और 3 7 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगी अभी अपने पास 7 और 6 हो जाएगा 13, 13y। पता चला? और एंगल वही रहेगा, दोनों के लिए साइन B ही बनेगा क्योंकि B एंगल दोनों में कॉमन है। एग्री? तो क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूँ तो उससे क्या होगा? रेशियो लेने से ये हाफ ये साइन B दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ये x ये y दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 6 जा कहीं से कैंसिल होने वाला है? कुछ नहीं। तो 4 6 जा 24 एंड 13 7 जा, मेरा ख्याल है कि 7 1 जा 7 और 21 ना, तो 91 आएगा। ठीक है, तो 24/91 इसका राइट आंसर होने वाला है। कंफर्टेबल है इस पे अपन? ओके है। तो उसने पूछा था कि भाई दोनों एरिया का रेशियो क्या होगा, तो दोनों एरिया का रेशियो होगा 24/91। ठीक है, आइडिया मिला कैसे करना होता है। मान लिया अगर थोड़ा भी कष्ट आया हो तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन और मुझे सुन लो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्लियर हो जाएगा बढ़िया से आपको। बिल्कुल भी परेशान मत हो, धीरे धीरे सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर वो कहता है BO रेशियो OE इज इक्वल टू 4:3। ठीक है, तो ये आपको गिवन है 4:3।
ए ओ रेशियो ओ डी 2:1, ए ओ रेशियो ओ डी 2:1, ठीक है भाई। और आपसे पूछ रहा है ए ओ ई कहाँ पर है, ये रहा ए ओ ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी ओ डी ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछ रहा है, समझ में आ गया, कंफर्टेबल है अपन इसमें। चलो आपको मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ, इतना से देख लो। बी ओ रेशियो ओ ई, ठीक है, तो बी ओ रेशियो ओ ई 4x और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, ऐसे ही टूटेगा वो। और ए ओ रेशियो ओ डी, तो अभी जब टूटेगा तो ये बनेगा 2y और ये हो जाएगा 1y। आगे इतना समझ में, ये मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब आप जब सोचोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई के बारे में, ये वाला ट्रायंगल जब सोचोगे दिस वन ए ओ ई के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ, अब देखो 2y और 3x आपको गिवन है, तो वही वाली साइड ले रहा हूँ ना जो डेटा गिवन होगा, तो हो जाएगा 3x और 2y। अब यहाँ पर ये एंगल मैं सोच लेता हूँ कि O है, चलो यहाँ पर मैंने सोच लिया O होगा, तो उसके बीच का एंगल अब एरिया के फंडे के हिसाब से हो जाएगा साइन O, पता चला, ये वाला फंडा लगाया मैंने उसमें, आइडिया मिला। अब वैसे ही फिर से लगाऊंगा तो फिर कैसे दिखाई देगा भाई, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला एंगल मैंने O लिया हुआ है, तो मैंने आपको ने इसके पहले पढ़ाया है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अगर वो O है तो ये भी O रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे। क्यों सर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको इसके पहले बताया। तो ये भी O बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन O, तो एंगल हो गया। अब उसके आजू बाजू की साइड ले लो, आजू बाजू की साइड में क्या है 4x और y है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा y। पता चला कैसे लिखा मैंने, आइडिया मिल गया। अब जैसे ही आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, साइनो से साइनो कट जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 3/2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पता चला, आइडिया मिला, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने करके बताया, अगर दोनों क्वेश्चन समझो, जरा वीडियो पॉज करके थर्ड क्वेश्चन आप बना कर देखो तो पता चले आप क्या सीखे हो। चलो भाई पॉज करके बनाओ उसे। BD और DC आपको गिवन है, BD है आपके पास 6x और DC आपके पास 7x, ठीक है। चलिए ABD का एरिया आपको निकालना है, ABD, तो कोई एंगल सोच लो, चलो मैंने B एंगल सोच लिया। मैं जानबूझकर ऐसा एंगल सोचता हूँ जो दोनों में कॉमन मिल जाए और उसके आजू बाजू की साइड भी मेरे को पता रहे, ठीक है। तो B दोनों में कॉमन है तो काम बन सकता है। कैसे लिखूंगा, ABD के बारे में सोचो ना, ABD फोटो में देखो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ABD, ठीक है। तो हाफ ऑफ, तो ये है 6x और ये वाली साइड पता नहीं है तो AB ही रहने देता हूँ उसको, उसकी तो वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर हो जाएगा हाफ ऑफ ABC, तो वो हो जाएगा 6x और 7x हो जाएगा 13x, और यहाँ पर उसकी वैल्यू तो पता है तो AB रह जाएगा, और दोनों में साइन बी भी आ जाएगा क्योंकि एंगल भी लेना होता है, तो दोनों में आ जाएगा साइन बी, पता चला, ठीक है। अब जैसे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, हाफ से हाफ गया, x से x गया, AB से AB गया, साइन बी सब कुछ कैंसिल हो गया, और सिर्फ आपके पास फाइनली क्या बच जाएगा 6/13। पता चला, आइडिया मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल का केस नंबर 3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना बच्चे लोग एक एक करके ना सारे केस समझा रहा हूँ। जब एक एक करके सारे ट्रायंगल के एरिया निकालने के केस समझ जाओगे, फिर उसके बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मैं एरिया में ही करवाऊंगा। लेकिन अभी बेसिक कन्वे कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं धीरे धीरे पहले फंडा अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बस अच्छे लेवल के क्वेश्चन। अब तक हमने केस 3 तक सब कुछ कंटेंट देख लिया है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये केस 4 के लिए होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग केस 4 में इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़रा फोकस कीजिएगा। केस 4 में आपको कन्वे कर रहे हैं। केस 4 में क्वेश्चन में केस में लिखा हुआ है व्हेन इन रेडियस एंड सरकम रेडियस इज गिवन। अब इन रेडियस को हम लोग बोलते हैं अंतः त्रिज्या और सरकम रेडियस को हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या। आप वो दोनों लिख लीजिएगा, अंतः त्रिज्या परित्रिज्या, ठीक है। तो अंतः त्रिज्या परित्रिज्या मतलब कि इन रेडियस सरकम रेडियस क्या होता है, एक बार वो सीख लो आप। मैं वैसे ना आपको ना सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर इन सेंटर जब पढ़ाऊंगा तो इसे मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप ये ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बारे में देखो, ठीक है। मैं ये केस समझा रहा हूँ आपको, इत्मीनान से एक बार सुन लीजिए। ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बारे में देखो, तो ये जो ट्रायंगल है विच इज ब्लू कलर का, और इसके बाहर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है विच इज ब्लैक कलर का, ठीक है। तो क्या हुआ है, दरअसल ब्लू कलर वाले ट्रायंगल के बाहर एक ब्लैक कलर का ट्रायंगल सर्कल बना हुआ है। तो जो ब्लैक कलर का जो सर्कल है ना, क्योंकि वो ट्रायंगल के बाहर बना है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। ये ब्लैक कलर वाला जो सर्कल है इसके लिए यूज होता है सरकम सर्कल, मतलब कि परिवृत्त। तो ऐसा कोई भी सर्कल जो बाहर की तरफ बनता है, तो ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ABC के लिए जो ब्लैक वाला जो सर्कल है वो सरकम सर्कल है। गई बात दिमाग में, ठीक है। अब आप अगर गौर करोगे तो ट्रायंगल ABC के लिए जो रेड वाला जो सर्कल है ना, वो उसके अंदर बना हुआ है। तो ब्लू वाला सर्कल, ब्लू वाला जो ट्रायंगल है ABC, तो ट्रायंगल ABC के अंदर बना हुआ है रेड वाला, तो जो अंदर बना हुआ है वो है इन सर्कल,
ठीक है। तो जब बाहर बना होता है तो उसको अपन सर्कम सर्कल बोलते हैं, जब अंदर बना होता है तो उसको अपन इन सर्कल बोलते हैं। तो ब्लैक वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कम सर्कल और रेड वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे इन सर्कल। इतने लेवल समझ में आ गई, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? ओके, चलिए आगे सुनते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है विच इज फॉर इन रेडियस, आप देख लो इन रेडियस कैसे दिखाई दे रही है, ये रहा स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर, ये रहा स्मॉल आर। तो वो तीनों एक ही चीज़ है, मैंने अलग अलग फ्लो में आपको दिखाया है, तीनों अलग अलग साइड के लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ये है दरअसल इन रेडियस, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर जो ये कैपिटल आर है, ये रहा वो कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर, ये रहा कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर जो है ये है सर्कम रेडियस, ठीक है। दिस इज सर्कम रेडियस एंड दिस इज इन रेडियस। कंफर्टेबल है अपन? आराम से देख लो कि सर्कम रेडियस किस तरह से दिखाई देती है, जो कि ब्लैक कलर वाली लाइन है, और इन रेडियस कैसे दिखाई देती है, जो कि रेड कलर वाली लाइन है। उसे देख लीजिए इत्मीनान से, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है ये सुन लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, ये है ब्लू कलर वाला एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इन रेडियस ये स्मॉल आर हो गई इनटू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, मतलब कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर आपको सर्कम रेडियस के टर्म्स में जानना होगा तो वो होगा एबीसी अपॉन 4r, ये कैपिटल आर सर्कम रेडियस को बताता है, ठीक है। एबीसी क्या है सर? एबीसी ट्रायंगल की साइड्स है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ऐसे ये एबीसी ट्रायंगल की साइड्स है। आगे बात समझ में? यहाँ तक ओके अपन? कंफर्टेबल? डन। चलिए, तो ये बन गया केस नंबर 4 की थ्योरी। अब एक बार मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग को ये एक ट्रायंगल गिवन है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर उसका बेस मुझे गिवन है, ठीक है। और इसका हाइपोटेनियस मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो कैसे दिखाई देगा? 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसको आप x सोच लो तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 200 प्लस 81, 200 क्या होगा? 1600 होगा, 1600 प्लस 81 x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1681। और जैसे आप 1681 की छतरी निकालोगे तो आ जाएगा 1 4 4 16, मेरा ख्याल है 41 आना चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल? तो इससे आपको x की वैल्यू आ गई 41, मतलब कि ये बन गया 41, ठीक। कंफर्टेबल? तो मुझे क्या पता चल गया? परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनियस पता चल गया, ओके। अब उसने क्या बोला कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस बता दो। तो ये ट्रायंगल गिवन है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस मुझसे पूछ रहा है। इन रेडियस सर्कम रेडियस क्या होता है, इस वाली फोटो में आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, ठीक है। कंफर्टेबल है इसमें अपन? चलिए, सर्कम रेडियस वो होती है जो सर्कम सर्कल के लिए रेडियस बनती है, ब्लैक वाले के लिए। इन रेडियस वो होती है जो इन सर्कल के लिए रेडियस बनती है। इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि क्या इन रेडियस है और क्या सर्कम रेडियस है, ओके। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपने इसे रफ कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब सुनते हैं। इन रेडियस अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और 9 2 जा 80, 180। तो ये हो गया ट्रायंगल ऑफ एबीसी। यहाँ तक समझ गए अपन? चलिए आगे सुनते हैं। अब अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस जानना हो तो यू मे राइट इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये तो आप अभी अभी निकाले 180, ये हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, इसके पहले आपको मैं सिखा चुका हूँ। तो इन रेडियस मुझे पता नहीं है, और सेमी पेरीमीटर इसके पहले बता चुका है रोज फॉर्मूला में, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू r, और यहाँ पर बनेगा मेरे पास विच इज़ 41, और वो हो जाएगा 50, 90 बाई 2 हो जाएगा 45, और इसको जैसे आप सॉल्व करो तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन 45, है ना। तो 45 2 जा 90, मेरा ख्याल है 4 बारी में कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 4 इज द फाइनल आंसर। 4 जो है इस वाले क्वेश्चन की इन रेडियस बनने वाली है, पता चला आपको, ठीक है। अब मुझसे उन्होंने क्या पूछा उसके बाद? सर्कम रेडियस, मतलब कि परित्रिज्या पूछा है। अंतः त्रिज्या मैंने निकाल दिया, परित्रिज्या वो पूछ रहा है, ओके। कैसे निकालेंगे भाई? ये वाला फंडा यूज करेंगे। ये फंडा क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एबीसी अपॉन 4r। तो एरिया तो मैंने अभी भी निकाला था 180,
और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको सर्कम रेडियस सोचना होगा तो आप लिखोगे ABC/4R, ठीक है, जिसमें ABC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, A की वैल्यू है 40, B की वैल्यू है 9, C की वैल्यू है 41/4R, पता चला, और ये हो जाएगा 180। कंफर्टेबल है इसमें अपन? चलिए इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। कंफर्टेबल? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R इज इक्व टू 41/2, ठीक है, 41/2 इज द राइट आंसर फॉर सर्कम रेडियस। तो ये इन रेडियस और सर्कम रेडियस मैंने इसमें सॉल्व कर दिया, इत्मीनान से आप देख लीजिए, पता चल गया, ठीक है यहाँ तक, ओके। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इस वाले क्वेश्चन को मैं बाद में बोलूँगा, इसको मैं होल्ड में रख रहा हूँ, आप इसे एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अब केसेस जो है एरिया निकालने के सारे कंप्लीट हो गए हैं, मैंने हर एक पर एक दो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन भी करवाएं। अब क्या होगा, जब मैं अगला वाला वीडियो लूँगा तो एरिया के एडवांस वाले क्वेश्चन लूँगा, वो भी मैं आपको इस वाली स्लाइड में सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फोकस कीजिएगा, दिस इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर एक बार फोकस करते हैं। तो सबसे पहला है स्केलेन ट्रायंगल, आपको हेडिंग लिखनी है कॉपी में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और सबसे पहला लिखना है स्केलेन ट्रायंगल। ये इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक फोटो बनानी है और उसके नीचे लिखना है व्हेन ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल अनइक्वल साइड्स, ऑल अनइक्वल साइड्स, ठीक है। जब सभी भुजाएं बराबर नहीं हो, सभी भुजाएं अलग अलग हो, तो उसको अपन स्केलेन मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज, मतलब एक पहला है स्केलेन ट्रायंगल, एक इसका टाइप हो गया। दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको लिखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, और हेडिंग बना के लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज उसकी हिंदी होती है, और उसमें आप लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है ऑल एंगल आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल। पहला पॉइंट लिखेंगे सभी भुजाएं बराबर हो, और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे सभी कोण भी बराबर होंगे। ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वल टू 60 डिग्री, सभी कोण बराबर होंगे जिनका मान 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल का मान, ये वाला कोण, दिस इज एंड दिस इज, ये तीनों 60 60 60 डिग्री होंगे, ठीक है। इतने बात समझ में आ गई। तो आपको दोनों पॉइंट लिखते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको इसमें ख्याल करनी है। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD, मतलब ये रहा A और ये रहा D। तो ये AD क्या है, AD एक लंब है, ठीक है, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो आपको अगर मान लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, तो अगर मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एल्टीट्यूड निकालने के लिए कहा जाए, लंब निकालने के लिए कहा जाए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से खुद ही निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आप इसको a/2 कर देना, इसको आप a/2 कर देना, ये a कर देना, इसका लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये आपको क्योंकि याद होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, दिस इज लेंथ AD, तो उसकी वैल्यू होती है √3/2a। दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर। पेपर में इतना पाइथागोरस लगाने का समय नहीं होता है, याद होना चाहिए, डेटा डालो फटाक से आंसर निकाल वाली चीज होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है लंब की लंबाई, ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें हम लिखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। ये भी बहुत आराम से हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके निकाला गया है, लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। इन रेडियस, इन रेडियस क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जैसे ट्रायंगल है ना, तो ये भी वैसा ही ट्रायंगल था यहाँ पर जो मैंने बनाया था। तो जैसे यहाँ पर इन रेडियस और सर्कम रेडियस समझाया था, यहाँ पर इन रेडियस और सर्कम रेडियस बन जाएगा। सर्कम रेडियस जब सर्कल को ट्रायंगल के बाहर बनाओगे, इन रेडियस जब सर्कल को ट्रायंगल के अंदर बनाओगे। इतने लिए बात समझ में आ गई। अब दूसरा वाला पॉइंट कन्वे कर रहे हैं, इन रेडियस और सर्कम रेडियस आने वाली स्लाइड से बहुत डिटेल में बताऊंगा भी। तो अगर मान लिया अभी विजुअलाइजेशन ना आए तो परेशान भी मत होना, बस अभी जान के लिख ले रहा हूँ, आगे उसका यूज होगा तो समझ में आ जाएगा। इन रेडियस आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए याद होना चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लिखा हुआ है, ये हर एक के लिए नहीं होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। इन रेडियस फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है साइड अपॉन √3, यू शुड रिमेंबर। इन रेडियस सॉरी सर्कम रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या साइड अपॉन √3 होगी, परित्रिज्या साइड अपॉन √3, ठीक है। इन रेडियस साइड अपॉन 2√3, परित्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस साइड अपॉन √3, इन रेडियस साइड अपॉन 2√3, सर्कम रेडियस साइड अपॉन √3। आपको ये याद होना चाहिए। तो ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही है, बस हर एक के लिए नहीं है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। हेडिंग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज और उसमें थ्योरी पूरी लिखेंगे, दोनों पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया वो भी लिखना है आपको, फोटो भी बनाना है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ये मैंने यहाँ पर ए और ए इक्वल किया हुआ है, दोनों साइड्स इक्वल है, और ये कोई दूसरी साइड है जिसको मैंने बी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, गॉट इट। तो अगर आपको लेंथ ऑफ एडी जानना होगा, ये रहा एडी, अगर आपको लेंथ ऑफ एडी जानना होगा तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, इत्मीनान से सुन लीजिए, दिस इज एडी, लेंथ ऑफ एडी जानना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, न रहे तो उस वक्त पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेंगे, आगे मैं लगा के निकालना सिखाऊंगा, लेकिन याद रखो तो बहुत अच्छा है, मेरी सलाह है कि याद रखिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी वही हाफ ऑफ लेंथ इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करके लगाएगा, ये रही वो हाइट वाली डेटा और ये रहा उसका बेस b, ठीक है। तो मेरी सलाह है कि आप इसको भी याद रखिए, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू शुड रिमेंबर। याद रखने से, इतना डेटा याद रखने से क्या होगा, थोड़ा फास्ट हो जाओगे पेपर में, तो मेरी सलाह इसे याद रखोगे। आने वाली स्लाइड में मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बहुत यूज करने वाला हूँ, तो आपको ये आने चाहिए, गॉट इट। अब इस वाले क्वेश्चन पर आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। पॉइंट्स डी ई एंड एफ डिवाइड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी लिखना था यहाँ पर, चलो सुनते हैं। पॉइंट्स डी ई एंड एफ डिवाइड्स द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशियो 1:3, 1:4 एंड 1:1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या कंटेंट एक बार सुन लो, जो डी ई और जो एफ है वो किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को 1:3, 1:4 और 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट आ गया समझ में। अब बोल रहा है एज शोन इन द फिगर, तो मैंने फिगर जो है अभी बनाया नहीं है, वो आप खुद बना लीजिएगा, यहाँ से लाइन हटा देता हूँ, वो आप फिगर खुद सोच सकते हो, उसमें अब मेरे को बना के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है ये सुन लीजिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया इन ट्रायंगल ए बी सी इज एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो आपको क्या करना है, अगर डी ई एफ ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स को 1:3, 1:4 और 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा, तो आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, उसका नाम आप रखेंगे डी ई एफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी और डी ई एफ के एरिया का रेशियो बताना है। क्वेश्चन आ गया समझ में, आपको ए बी सी और डी ई एफ के एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, कंफर्टेबल है आप इसमें, आइडिया क्लियर हो गया, ठीक है। तो कंटेंट क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसको डी ई और एफ उसकी साइड्स को इस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं, एक नया ट्रायंगल बनता है उससे डी ई एफ, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डी ए बी सी और डी ई एफ के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये सवाल होने वाला है। आ गया पॉइंट समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, कंफर्टेबल है, ठीक है भाई। चलो तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन आपकी स्लाइड्स के लिए होमवर्क रहेगा, इस वाले वीडियो का होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। हम लोग आने वाली क्लास में, आने वाले वीडियो में, इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में क्या होगा, मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, आपको ये सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं आने वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और साथ में ये जो मैंने आपको थ्योरी दी है ये वाली, इसके नए नए क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाली थ्योरी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा और इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आने वाले वीडियो में बने रहिएगा।